20 जुलाई से संसद का मॉनसून सेशन शुरू होने जा रहा है। हर बार की तरह इस बार भी सरकार कई अहम बिल पेश करने की तैयारी में है। लेकिन जिन बिलों की सबसे ज्यादा चर्चा हो रही है उनमें सबसे ऊपर है डीलिमिटेशन बिल। यही वो बिल है जो इसी साल अप्रैल में संसद में पेश हुआ था, लेकिन सरकार चाहकर भी इसे पास नहीं करवा पाई। अब करीब 4 महीने बाद सरकार फिर से इसे संसद में लाने की तैयारी कर रही है। इस बीच देश की राजनीति भी काफी बदल चुकी है। कुछ विपक्षी दलों का रुख नरम हुआ है, कुछ सांसद भाजपा के साथ आ गए हैं जो विपक्ष में थे, और संसद का पूरा गणित पहले जैसा नहीं रहा। ऐसे में सबसे बड़ा सवाल यही है कि आखिर डिलिमिटेशन है क्या, इस पर इतना विवाद क्यों है, और सरकार इसे दोबारा क्यों लाना और हर हाल में पास करवाना चाहती है। नमस्ते, मैं हूं सौरभ त्रिपाठी, आप न्यूज पिंच देख रहे हैं। आज आपको डिलिमिटेशन और संसद की पूरी कहानी बताएंगे। आगे बढ़े इससे पहले डिलिमिटेशन क्या है ये समझ लीजिए। मान लीजिए किसी शहर में 10 लाख लोग रहते हैं और वहां लोकसभा की 10 सीटें हैं। अगले 40-50 साल में उस शहर की आबादी बढ़कर 20 लाख हो जाती है। जाहिर है इतने बड़े बदलाव के बाद पुराने चुनावी क्षेत्र और पुरानी सीटों की संख्या सही नहीं मानी जाएगी, इसलिए चुनाव क्षेत्र की सीमाएं बदली जाती हैं। कहीं नई सीटें बनाई जाती हैं, कहीं 2 सीटों को मिलाकर 1 सीट भी बनाई जा सकती है। इसी पूरी प्रक्रिया को डिलिमिटेशन या हिंदी में परिसीमन कहा जाता है। लेकिन भारत में डिलिमिटेशन महज चुनावी क्षेत्रों का नक्शा बदलने तक सीमित नहीं। इसके जरिए यह भी तय होता है कि किस राज्य के पास लोकसभा में कितनी सीटें होंगी, अनुसूचित जाति अनुसूचित जनजाति के लिए कौन कौन सी सीटें आरक्षित होंगी। अगर महिलाओं को आरक्षण लागू हो जाता है तो उनके लिए सीटों का निर्धारण भी इसी प्रक्रिया के दौरान होगा। यानी डिलिमिटेशन सिर्फ चुनाव नहीं बल्कि संसद में राज्यों की ताकत भी तय करता है। यही वजह है कि इसे भारत की सबसे संवेदनशील संवैधानिक प्रक्रियाओं में से एक माना जाता है। भारत के संविधान में साफ लिखा गया है कि हर जनगणना के बाद डिलिमिटेशन होना चाहिए ताकि संसद और विधानसभा में जनता का प्रतिनिधित्व आबादी के हिसाब से बना रहे। आजादी के बाद 1951 की जनगणना के बाद पहला परिसीमन हुआ। इसके बाद 1961 और फिर 1971 की जनगणना के बाद ही परिसीमन आयोग बने और चुनावी क्षेत्रों में बदलाव किए गए। उस समय तक ये एक सामान्य प्रशासनिक प्रक्रिया मानी जाती थी और इस पर ज्यादा राजनीतिक विवाद नहीं होता था। लेकिन 1970 के दशक में तस्वीर बदल गई। उस समय देश के अलग अलग हिस्सों में जनसंख्या बढ़ने की रफ्तार अलग अलग थी। दक्षिण भारत के कई राज्यों जैसे तमिलनाडु, केरल और कर्नाटक ने परिवार नियोजन की नीतियों को गंभीरता से लागू किया। वहां जनसंख्या बढ़ने की रफ्तार काफी कम हो गई। दूसरी तरफ उत्तर प्रदेश, बिहार, मध्य प्रदेश और राजस्थान जैसे राज्यों में आबादी तेजी से बढ़ती रही। यहीं से एक नया सवाल खड़ा हुआ। अगर लोकसभा की सीटें सिर्फ आबादी के हिसाब से बांटी जाएंगी तो जिन राज्यों की आबादी ज्यादा बढ़ी है उन्हें जाहिर सी बात है ज्यादा सीटें मिलेंगी। जिन राज्यों ने आबादी नियंत्रित की उनकी संसद में हिस्सेदारी कम हो जाएगी। यानी जिन्होंने सरकार की जनसंख्या नियंत्रण नीति का पालन किया वही नुकसान में चले जाएंगे। इसी चिंता को देखते हुए 1976 में तत्कालीन इंदिरा गांधी सरकार ने बड़ा फैसला लिया। संविधान में संशोधन करके राज्यों के बीच लोकसभा सीटों के बंटवारे पर रोक लगा दी गई। इसका मतलब ये था कि फिलहाल किसी राज्य की लोकसभा सीटें कम या ज्यादा नहीं होंगी। सभी राज्यों की सीटें लगभग उसी अनुपात में बनी रहेंगी जैसा 1971 की जनगणना के बाद तय हुआ था। बाद में ये रोक खत्म होने वाली थी, लेकिन अलग अलग सरकारों ने इसे आगे बढ़ा दिया। आखिरकार 2001 में अटल बिहारी वाजपेयी सरकार ने इसे बढ़ाकर 2026 तक के लिए कर दिया। यानी पिछले करीब 50 साल से भारत में चुनावी क्षेत्रों की सीमाएं तो कुछ जगह बदली गई, लेकिन राज्यों के बीच लोकसभा सीटों का बंटवारा नहीं बदला गया। अब 2026 आ चुका है। इसका मतलब है कि संविधान के मुताबिक अब फिर से राज्यों के बीच सीटों के बंटवारे पर विचार किया जा सकता है। यही वजह है कि डिलिमिटेशन का मुद्दा अचानक देश की राजनीति के केंद्र में आ गया है। सरकार का कहना है कि जब 1971 में लोकसभा की मौजूदा सीटें तय हुई थी तब देश की आबादी करीब 55 करोड़ थी। आज भारत की आबादी 140 करोड़ से ज्यादा है। इतने बड़े देश के लिए 543 लोकसभा सीटें अब पर्याप्त नहीं है। यही वजह है कि नए संसद भवन का निर्माण भी ज्यादा सांसदों को ध्यान में रखकर किया गया है। सरकार का मानना है कि अब लोकसभा की सीटें बढ़ाने का समय आ गया है ताकि ज्यादा लोगों को बेहतर प्रतिनिधित्व मिल सके। सरकार की योजना सिर्फ सीटें बढ़ाने तक सीमित नहीं है, वो महिलाओं को लोकसभा और विधानसभाओं में 33% आरक्षण भी लागू करना चाहती है। 2023 में महिला आरक्षण कानून यानी नारी शक्ति वंदन अधिनियम पारित हो चुका है, लेकिन उसमें यह व्यवस्था है कि आरक्षण तभी लागू होगा जब नई जनगणना और उसके बाद डिलिमिटेशन पूरा हो जाएगा। यानी महिलाओं को आरक्षण और डिलिमिटेशन अब एक दूसरे से जुड़े हुए मुद्दे बन चुके हैं। इसी को लागू करने के लिए सरकार अप्रैल 2026 में संसद में संविधान संशोधन से जुड़ा पैकेज लेकर आई थी।
इसमें महिलाओं के आरक्षण और डिलिमिटेशन को आगे बढ़ाने की व्यवस्था की गई थी। सरकार को उम्मीद थी कि ये आसानी से पास हो जाएगा, लेकिन ऐसा नहीं हुआ। इसकी सबसे बड़ी वजह थी संविधान संशोधन से जुड़े नियम। दरअसल संसद में हर बिल एक जैसे नियमों से पास नहीं होता। आम कानून बनाने के लिए साधारण बहुमत यानी आधे से एक ज्यादा वोट काफी होते हैं, लेकिन अगर सरकार संविधान में बदलाव करना चाहती है तो उसके लिए नियम ज्यादा सख्त हैं। संविधान के अनुच्छेद 368 के तहत किसी भी संविधान संशोधन बिल को पास करवाने के लिए 2 शर्तें पूरी करनी पड़ती हैं। पहली, बिल के पक्ष में लोकसभा की कुल संख्या के आधे से ज्यादा सांसद होने चाहिए। दूसरी और सबसे अहम शर्त यह है कि सदन में मौजूद और मतदान करने वाले सांसदों में कम से कम 2/3 सांसद बिल के पक्ष में वोट दें। लोकसभा की कुल 543 सीटें हैं, लेकिन इस समय 3 सीटें खाली, यानी सदन का प्रभावी संख्या जो फिलहाल 540 है। अगर सभी सांसद मतदान करते हैं तो सरकार को कम से कम 360 सांसदों का समर्थन चाहिए। अप्रैल में जब इस बिल पर वोटिंग हुई तब सरकार के नेतृत्व वाले एनडीए के पक्ष में सिर्फ 298 वोट पड़े, यानी सरकार जरूरी आंकड़े से 62 वोट पीछे रह गई। यही वजह रही कि सरकार के पास सत्ता चलाने लायक बहुमत होने के बावजूद संविधान संशोधन पास नहीं हो सका और डिलिमिटेशन से जुड़ा पूरा प्रस्ताव अटक गया। उस समय विपक्ष लगभग पूरी तरीके से एकजुट था। कांग्रेस, तृणमूल कांग्रेस, डीएमके, शिवसेना यूबीटी, एनसीपी शरद पवार, समाजवादी पार्टी, आरजेडी और वाम दलों समेत ज्यादातर विपक्षी दलों ने सरकार के खिलाफ वोट दिया। विपक्ष का कहना था कि उसे महिलाओं को 33% आरक्षण देने से कोई आपत्ति नहीं है। असली विवाद इस बात को लेकर है कि महिला आरक्षण को डिलिमिटेशन से क्यों जोड़ा जा रहा है। विपक्ष का आरोप था कि सरकार महिला आरक्षण के जरिए डिलिमिटेशन का रास्ता खोलना चाहती है, जिससे भविष्य में राज्यों के बीच लोकसभा सीटों को बंटवारा मौजूदा आबादी के आधार पर किया जा सके। यही वजह थी कि सरकार को अप्रैल में अपना प्रस्ताव टालना पड़ा। लेकिन 4 महीने बाद तस्वीर पूरी तरीके से बदल चुकी, पहले जैसी नहीं रही। अप्रैल से जुलाई के बीच संसद का पूरा राजनीतिक गणित बदला है। पश्चिम बंगाल में तृणमूल कांग्रेस में टूट हुई और उसके बाद उसके 20 लोकसभा सांसद एनडीए के साथ आ गए। इसके अलावा शिवसेना यूबीटी के 6 सांसदों ने भी सरकार का समर्थन कर दिया है। इन बदलावों के बाद लोकसभा में एनडीए का आंकड़ा 298 से बढ़कर 329 सांसदों तक पहुंच चुका है। यानी सरकार ने 4 महीने में 31 सांसदों का अतिरिक्त समर्थन जुटा लिया, लेकिन संविधान संशोधन के लिए जरूरी 360 के आंकड़े से वो अभी भी 31 वोट पीछे है। यही वजह है कि भाजपा अब सिर्फ अपने सहयोगी दलों के भरोसे नहीं है, उसकी नजर उन क्षेत्रीय दलों पर भी है जो एनडीए में नहीं है, लेकिन डिलिमिटेशन के मुद्दे पर पूरी तरीके से विरोध की लाइन भी नहीं ले रहे। अगर इनमें से कुछ दल सरकार का समर्थन कर दे या फिर मतदान के समय सदन से बाहर रहे तो सरकार के लिए 2/3 बहुमत का आंकड़ा हासिल करना पहले के मुकाबले काफी आसान हो सकता है। इसी बीच एनसीपी शरद पवार पार्टी की सांसद सुप्रिया सुले का बयान भी सामने आया। सुप्रिया सुले ने साफ कहा कि उनकी पार्टी अभी किसी बिल का समर्थन या विरोध नहीं कर रही, क्योंकि सरकार ने अभी तक अंतिम बिल सामने नहीं रखा है। लेकिन उन्होंने एक ऐसी बात कही जिसने पूरे राजनीतिक माहौल को बदल दिया। उन्होंने कहा कि अगर सरकार लिखित में भरोसा देती है कि देश के हर राज्य की लोकसभा सीटों में समान रूप से 50% की बढ़ोतरी होगी तो ऐसे प्रस्ताव का विरोध करने की कोई खास वजह नहीं होगी। हालांकि उन्होंने यह भी दोहराया कि अंतिम फैसला एनडीए गठबंधन की बैठक के बाद लिया जाएगा और भाजपा या एनडीए में जाने जैसी कोई बात नहीं है। लेकिन राजनीति में कई बार शब्दों से ज्यादा संकेत मायने रखते हैं, इसलिए उनके इस बयान को विपक्ष के पहले की तुलना में नरम रुख के तौर पर देखा जा रहा है। अब सवाल कि आखिर 50% सीट बढ़ाने की बात क्यों हो रही है। दक्षिण भारत के राज्यों की सबसे बड़ी चिंता यह है कि अगर सिर्फ आबादी के आधार पर सीटें बढ़ेंगी तो उत्तर प्रदेश, बिहार, मध्य प्रदेश और राजस्थान जैसे राज्यों को बहुत ज्यादा नई सीटें मिलेंगी। इससे लोकसभा में उनकी ताकत और बढ़ जाएगी। दूसरी तरफ तमिलनाडु, केरल, कर्नाटक, आंध्र प्रदेश जैसे राज्यों का प्रभाव कम हो सकता है। इसी डर को दूर करने के लिए सरकार की ओर से यह सुझाव सामने आया कि हर राज्य की लोकसभा सीटों में लगभग बराबर प्रतिशत की बढ़ोतरी की जा सकती है। यानी अगर किसी राज्य के पास अभी 20 सीटें हैं तो वो 30 हो जाए, किसी राज्य के पास 40 सीटें हैं तो वो 60 हो जाए। इससे किसी राज्य को ये महसूस नहीं होगा कि उसकी हिस्सेदारी कम की जा रही है। सुप्रिया सुले भी इसी तरह के लिखित आश्वासन की बात कर रही हैं। हालांकि ये सिर्फ एक प्रस्ताव है, अंतिम फैसला बिल आने के बाद ही होगा, क्योंकि सीटें बढ़ाने का तरीका क्या होगा ये संसद में पेश होने वाले विधेयक से ही साफ होगा। अब बात उस विरोध की कर लेते हैं जो आज भी खत्म नहीं हुआ है। तमिलनाडु की डीएमके अब भी इस मुद्दे पर सबसे ज्यादा मुखर है। पार्टी का कहना है कि महिलाओं को आरक्षण देने में उसे कोई आपत्ति नहीं है, लेकिन उसे डिलिमिटेशन से जोड़ना ठीक नहीं है। डीएमके चाहती है कि महिलाओं को मौजूदा 543 सीटों पर ही आरक्षण दे दिया जाए।
इसके लिए नई सीटों का इंतजार करने की जरूरत नहीं है, उसका ऐसा कहना है। डीएमके की सबसे बड़ी चिंता यह भी है कि अगर नई सीटों का बंटवारा मौजूदा जनसंख्या के आधार पर हुआ तो दक्षिण भारत की राजनीतिक ताकत कम हो जाएगी। पार्टी चाहती है कि अगर डिलिमिटेशन हो भी तो राज्यों के 20 सीटों का बंटवारा 1971 की जनसंख्या के आधार पर ही जारी रखा जाए या फिर सीटों के बंटवारे पर लगी रोक कुछ और वर्षों के लिए बढ़ा दी जाए। यही बात कई दूसरे दक्षिण भारतीय दल भी कह रहे हैं। उनका तर्क है कि उन्होंने दशकों तक जनसंख्या नियंत्रण की नीति अपनाई। अगर अब आबादी कम होने की वजह से उनकी संसद में हिस्सेदारी घटती है तो ये उनके साथ अन्याय होगा। इसे एक उदाहरण से समझा देते हैं आपको। मान लीजिए कि दो परिवार हैं, पहले परिवार में 5 बच्चे हैं और दूसरे परिवार में 2 बच्चे। अगर किसी योजना में सिर्फ बच्चों की संख्या देखकर फायदा दिया जाएगा तो 5 बच्चों वाले परिवार को ज्यादा लाभ मिलेगा। लेकिन अगर दूसरे परिवार ने सरकार की सलाह मानकर छोटा परिवार रखा था तो वो कहेगा कि हमें हमारी जिम्मेदारी निभाने की सजा क्यों दी जा रही है। दक्षिण भारत के राज्य भी यही दलील दे रहे हैं। दूसरी तरफ केंद्र सरकार का कहना है कि किसी भी राज्य के साथ अन्याय नहीं होगा। सरकार का तर्क है कि अभी अंतिम बिल आया ही नहीं है, इसलिए पहले से डरने की जरूरत नहीं है। गृह मंत्री अमित शाह और संसदीय कार्य मंत्री किरण रिजिजू पहले भी कह चुके हैं कि दक्षिण भारत की चिंताओं को ध्यान में रखा जाएगा और ऐसा कोई फैसला नहीं होगा जिससे किसी राज्य का नुकसान हो। यानी एक तरफ विपक्ष कह रहा है कि पहले लिखित गारंटी दीजिए, दूसरी तरफ सरकार कह रही है कि अंतिम बिल आने का इंतजार कीजिए। अब सबसे बड़ा सवाल यही है कि क्या इस बार सरकार के पास पर्याप्त संख्या होगी। इसका जवाब अभी किसी के पास नहीं है, लेकिन इतना जरूर है कि अप्रैल की तुलना में सरकार पहले से बेहतर स्थिति में दिखाई दे रही है। टीएमसी में आई टूट, कुछ विपक्षी दलों का नरम रुख और सरकार की ओर से नए फॉर्मूले पर चर्चा ने उम्मीद बढ़ा दी है। वहीं कांग्रेस लगातार कोशिश कर रही है कि विपक्ष पहले की तरह एकजुट बना रहे, इसलिए सरकार और विपक्ष दोनों की नजर अब अपने अपने सहयोगियों पर है। 20 जुलाई से शुरू होने वाला मॉनसून सेशन इसलिए भी अहम माना जा रहा है क्योंकि यहां सिर्फ एक बिल पर चर्चा नहीं होगी, यहां यह भी तय होगा कि आने वाले वर्षों में देश की संसद दिखेगी कैसे, किस राज्य के पास कितनी ताकत होगी और महिलाओं का आरक्षण आखिर किस तरीके से लागू होगा। अगर सरकार विपक्ष के कुछ दलों का समर्थन जुटाने में सफल हो जाती है या कुछ दल मतदान से दूर रहते हैं तो अप्रैल में अटका बिल इस बार पास हो सकता है। लेकिन अगर विपक्ष फिर से पूरी ताकत के साथ एकजुट रहा और दक्षिण भारत के दल अपने पुराने रुख पर कायम रहे तो सरकार के लिए 2/3 बहुमत जुटाना अब भी आसान नहीं होगा। यही वजह है कि डिलिमिटेशन को सिर्फ एक चुनावी या कानूनी प्रक्रिया नहीं माना जा रहा, यह आने वाले कई दशकों के लिए भारत की राजनीति का नक्शा बदल सकता है। संसद में किस राज्य की कितनी आवाज होगी, किस इलाके का कितना प्रतिनिधित्व होगा और महिलाओं को आरक्षण किस तरीके से मिलेगा, इन सभी सवालों का जवाब इसी बहस से निकलने वाला है। यानी 20 जुलाई से शुरू होने वाला मॉनसून सेशन सिर्फ सरकार और विपक्ष की ताकत का इम्तिहान नहीं होगा, ये भारत की लोकतंत्र की उस व्यवस्था की भी परीक्षा होगी जो तय करती है कि देश के 140 करोड़ लोगों की आवाज संसद तक किस तरह पहुंचेगी। इसी वजह से पूरे देश की नजर इस बार डीलिमिटेशन बिल और उससे जुड़ी बहस पर टिकी हुई है। हमारी भी नजर इस पूरे मसले पर रहेगी। 20 जुलाई से जब सेशन शुरू होगा तो हम अपना प्रोग्राम भी संसद जुड़ा लेके आएंगे, सबको जो भी अपडेट्स होंगे आप तक पहुंचाएंगे। इस खबर को लिखा था हमारी साथी खुशबू ने, मेरा नाम सौरभ त्रिपाठी है, कैमरे के पीछे अनुराग है। देखते रहिए न्यूज़ पिंच। शुक्रिया।